सो हेलो टू एवरीवन। इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस वीडियो एक और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन इज डिस्क्लोजर इज़ एन आस्पेक्ट ऑफ एथिक्स एज वेल एज लॉ। एक्सप्लेन योर व्यू पॉइंट्स ऑन द स्टेटमेंट। तो इस आंसर को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं अच्छे से क्या कहना चाह रहा है। डिस्क्लोजर इज़ एन आस्पेक्ट ऑफ एथिक्स एज वेल एज लॉ। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूँगा। जैसे मान लो कि ये आप हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप एक गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। जो यहाँ पे सिग्नल्स हैं, अगर ये मान लो रेड है तो आप क्या करेंगे भाई, ड्राइव करते हुए रेड सिग्नल के सामने गाड़ी को रोक देंगे, ठीक है ना। और अगर ये ग्रीन सिग्नल हो गया तो आप गाड़ी को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब आपने देखा कि भाई अच्छा ये एक लॉ भी है, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये कानून है कि आपको इस तरह से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। अगर रेड होगा तो आपको रुक जाना है, ग्रीन होगा तो आपको बढ़ जाना है। अब आपने क्या किया, रेड के सामने आप रुक गए, ग्रीन के सामने आप बढ़ गए, और सामने जो था वो ट्रैफिक पुलिस वाला भी था। आपको पता था कि भाई अगर मैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करूँगा तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। अब मैं दूसरा केस लेकर के चलता हूँ। इस केस में मैं क्या करूँगा कि पहला केस आपको समझ आ गया कि आप ड्राइव कर रहे थे, आपके सामने ट्रैफिक पुलिस वाला था, रेड सिग्नल पे आपने गाड़ी को रोका, ग्रीन सिग्नल पे आप बढ़ गए। अब दूसरा केस लेकर के चलते हैं कि अभी ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं, वही सिचुएशन आपके सामने, रेड में आपको गाड़ी को रोकना है, ग्रीन में आपको गाड़ी को चलाना है। आपने देखा ये ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, सिग्नल अभी रेड हो रखा है, आपने गाड़ी को आगे रन कर दिया। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं, आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। पहले वाली सिचुएशन में आप लॉ को फॉलो कर रहे थे, तो पहली वाली सिचुएशन में आप लॉ को फॉलो क्यों कर रहे थे, क्योंकि आपके सामने ट्रैफिक पुलिस वाला था। दूसरी सिचुएशन में आपने लॉ को फॉलो नहीं किया क्योंकि आपके सामने ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं था। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप जो हैं एक एथिकल पर्सन तो नहीं है। आप एथिकल पर्सन क्यों नहीं है, क्योंकि जब आपने देखा कि आपके सामने बेईमानी करने का मौका है तो आपने बेईमानी कर दी, आपने ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं किया। इन द सेम वे यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, इसमें इन्होंने लिख रखा है डिस्क्लोजर इज एन आस्पेक्ट ऑफ एथिक्स एज वेल एज लॉ। हो हमने लॉ तो बना दिया, हमने कंपनीज एक्ट बना दिया, हमने सेबी LODR बना दिया, ठीक है। लेकिन जो कंपनी में फ्रॉड करने वाले बैठे हुए लोग हैं, आपको नहीं लगता कि जैसा आपने ट्रैफिक रूल्स को यहाँ पे अवॉइड किया तो इसी प्रकार से ये लोग क्या कर सकते हैं, कंपनीज एक्ट हो गया, जो बाकी के कानून है LODR वगैरह, इनका भी ये नॉन कंप्लाइंस करें। यानी कि कंप्लाइंस तो ये कर रहे हैं लेकिन जिस तरीके से इन्हें कंप्लाइंस करना चाहिए उस तरीके से कंप्लाइंस ना करें। जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, एक कानून है कंपनीज एक्ट में कि कंपनी के जो बोर्ड है उसमें एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, ठीक है। वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए कि मतलब जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, उन डायरेक्टर में एक महिला डायरेक्टर होनी चाहिए, ये कंपनीज एक्ट में नियम है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने क्या किया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी की जो वाइफ है नीता अंबानी, उनको डायरेक्टर यहाँ पे बना दिया इन ऑर्डर टू कंप्लाई द लॉ कि एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। तो इन्होंने अपनी ही वाइफ को यहाँ पर डायरेक्टर बना दिया। क्या इन्होंने लॉ का कंप्लाइंस किया? द आंसर इज यस, इन्होंने लॉ का कंप्लाइंस किया। क्या इन्होंने लॉ को स्पिरिट के साथ कंप्लाइंस किया? इन्होंने अपनी ही वाइफ को यहाँ पे डायरेक्टर बना दिया। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, लॉ को तो फॉलो करते हैं लेकिन उस सेंस में नहीं करते जिस सेंस में लॉ मेकर की इंटेंशन थी, ठीक है। तो उसके बाद फिर लॉ आया कि एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, और तब जा कर के फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्या करा, एक और इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर को यहाँ पे रखा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है वो लॉ के साथ साथ एथिक्स के ऊपर भी, मतलब अगर आप एथिकल पर्सन हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस उस कंपनी में ज़्यादा अच्छा होगा जो केवल इसलिए लॉ को फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि लॉ को कंप्लाई करना है, जो इसलिए भी लॉ को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनके स्पिरिट में है लॉ को कंप्लाई करने का, ठीक है, उनके एथिक्स में है, उनके कैरेक्टर में, उनके बिहेवियर में कि हाँ हमें लॉ को कंप्लाई करना चाहिए, इससे अच्छी चीज़ें होंगी, इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग होगा, इस वजह से हमें लॉ का कंप्लाइंस करना चाहिए, ना केवल इस वजह से कि अगर हम लॉ को कंप्लाई नहीं करेंगे तो पेनल्टी वगैरह हमारे ऊपर लगेगी। इसलिए हमें लॉ का कंप्लाइंस करना चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग हो और लॉ मेकर की जो इंटेंशन है लॉ कंप्लाई करवाने की, वो इंटेंशन अचीव की जा सके। तो इसी चीज़ को यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया है। अब इसके आंसर को एक बार देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, डिस्क्लोजर इज एन आस्पेक्ट। डिस्क्लोजर का मतलब आप समझ गए ना, डिस्क्लोजर का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, ठीक है, बताना। क्या डिस्क्लोज करेंगे? जो हमारे वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देना कंपनी के फाइनेंस के रिगार्डिंग, ओनरशिप के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। सो डिस्क्लोजर इज एन आस्पेक्ट ऑफ एथिक्स एज वेल एज लॉ। लॉ तो लॉ है मार्केट में, तो उसका कंप्लाइंस तो आपको करना ही है, साथ ही साथ आप कितने एथिकल हैं उतना इफेक्टिव डिस्क्लोजर आप करेंगे, ठीक है। सो डिस्क्लोजर इज एन आस्पेक्ट ऑफ एथिक्स एज वेल एज लॉ। एक्सप्लेन योर व्यू पॉइंट ऑन द स्टेटमेंट। तो यस, आप आंसर की स्टार्टिंग में लिख देंगे कि हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि डिस्क्लोजर जो है वो एक आस्पेक्ट है एथिक्स का एज वेल एज लॉ का। अब एथिक्स का क्या मतलब होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरल बातें लिखी हुई हैं। द वर्ड एथिक्स हैज़ बिन इमर्स्ड फ्रॉम द लैटिन एथिकस और द ग्रीक एथिकोस। द ओरिजिन ऑफ दीज वर्ड्स, द ओरिजिन ऑफ दीज टू वर्ड्स इज फ्रॉम द इथोस। इथोस का मतलब क्या होता है? इथोस का मतलब होता है कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर इज अनलाइक द बिहेवियर इज एन इंट्रिंसिक और द बेसिक फैक्टर विच ड्राइव्स फ्रॉम इनर मोस्ट। तो कैरेक्टर जो है वो आपका इनर इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? आपकी जो कोर वैल्यू है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है। ये बिहेवियर की तरह नहीं होता। बिहेवियर तो क्या होता है? आपका चेंज होता रहता है। कैरेक्टर जो है वो आपका बहुत मुश्किल से चेंज होता है। सो एथिक्स वो क्या कह रहे हैं? एथिक्स का बेसिकली क्या मतलब है? कैरेक्टर, ठीक है ना। तो अब बिजनेस एथिक्स का क्या मतलब है? बिजनेस एथिक्स का मतलब है, बिजनेस एथिक्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ द एथिकल प्रिंसिपल। अब यहाँ पे एथिक्स को अगर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, जैसे एथिक्स का मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि ये एक हॉस्पिटल है ना। अब हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का क्या पर्पस है? हॉस्पिटल का पर्पस है कि भाई जो पेशेंट आएंगे उन पेशेंट को ट्रीट करना, उनसे पैसे लेना और ट्रीटमेंट करके उनको घर भेज देना। अब मान लो यहाँ पे कोई रिसेप्शनिस्ट होटल ये हॉस्पिटल में, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पेशेंट आता है। अब उस रिसेप्शनिस्ट को वो कहता है कि भाई मान लो मुझे ये ट्रीटमेंट करवाना है, तो किस डॉक्टर से मिलना है? अब रिसेप्शनिस्ट जो उसको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि इस पेशेंट को जो ये बीमारी है ये उतनी कुछ खास बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इस रिसेप्शनिस्ट ने इस पेशेंट को डॉक्टर के पास भेज दिया तो इसका आराम से 5,000 रुपये का बिल बन जाएगा। और रिसेप्शनिस्ट को पता है कि इस पेशेंट की हालत मतलब फाइनेंशियली ये इतना ठीक नहीं लग रहा कि ये 5,000 रुपये पे कर सके। तो अब रिसेप्शनिस्ट के सामने दो चॉइसेस हैं, या तो ये इस पेशेंट को बोले कि हाँ ठीक है आप इस डॉक्टर से मिल जाएं और 5,000 रुपये का बिल इसका बन जाएगा, या दूसरी चॉइस इसके सामने है कि ये इसको बता दे कि भाई आपकी बीमारी इतनी कुछ खास नहीं है, आप अगर इस तरह से अपने रूटीन को फॉलो करें तो ईज़िली आप अपनी इस ट्रीट आपका हो जाएगा। अब दो चॉइसेस हैं। अब मान लो कि जो रिसेप्शनिस्ट है उसने दूसरे वाले ऑप्शन को चूज़ किया। उसने क्या करा, पेशेंट को बताया कि आप इस तरीके से अगर अपनी टेक केयर करते हैं तो आप इजीली अपनी इस बीमारी से टेक केयर कर जाएंगे। तो इस सिचुएशन में कह सकता हूँ कि जो ये रिसेप्शनिस्ट है ये एथिकल पर्सन है, ठीक है। इसके सामने चॉइस थी, इसके सामने एथिकल डिलेमा था कि ये बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द हॉस्पिटल ये इसके ऊपर आराम से 5,000 रुपये का बिल बना सकती थी। बट इसने क्या करा, इसने अपने कैरेक्टर को फॉलो किया और उसने इसको पेशेंट को बता दिया कि आप इजीली ट्रीट हो सकते हैं इन रूटीन्स को फॉलो करके। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल की जो रिसेप्शनिस्ट है वो एथिकल पर्सन है। तो अब आपको थोड़ा एथिक्स के बारे में समझ आ रहा होगा कि एथिक्स बेसिकली क्या है। तो उसी प्रकार से कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, लॉ के साथ साथ उनके एथिकल कैरेक्टर किस प्रकार का है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना स्ट्रॉन्ग होगा कंपनी में वो डिपेंड करता है आपके एथिक्स में। जैसे अगर मैं टाटा कंपनी की बात करूँ तो टाटा कंपनी में ये बहुत कहा जाता है टाटा कंपनी के रिगार्डिंग कि एथिकल कंपनी है, ठीक है। एथिकल कंपनी है, ये अपनी कमाई का लगभग 65% CSR कर देती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि समाज सेवा में खर्चे कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि भाई टाटा कंपनी एक एथिकल कंपनी है। और आज के डेट में जो हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग कानून बने हुए हैं कि आपको वर्कर्स मिनिमम वेजेस एक्ट बना हुआ है, ठीक है, ग्रेच्युटी के रिगार्डिंग एक्ट बना हुआ है, पेंशन के रिगार्डिंग एक्ट बना हुआ है। ये कानून तो बाद में बने। टाटा कंपनी ऐसी कंपनी है जो इन कानूनों के आने से पहले भी इस तरह के जो एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको फॉलो करती है, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ा समझ आएगा कि एथिक्स का बेसिकली यहाँ पे बिजनेस के सेंस में क्या मतलब है। बिजनेस एथिक्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ द एथिकल प्रिंसिपल। बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या है कि जो एथिकल प्रिंसिपल्स है, हमारे जो कैरेक्टर है हम लोगों का, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। बिजनेस एथिक्स
कॉन्स्टिट्यूट द एथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स एंड चैलेंजेस दैट अराइज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। सम ऑफ द एरियाज रिलेटेड एंड नॉट लिमिटेड टू बिजनेस एथिक्स। अब बिजनेस एथिक्स के इन्होंने थोड़े एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, क्रिएटिव अकाउंटिंग। तो आजकल कंपनीज़ में क्या करते हैं, क्रिएटिव अकाउंटिंग कर देते हैं। क्रिएटिव अकाउंटिंग का क्या मतलब है कि अकाउंटिंग को इस तरह से करेंगे कि प्राइमा फेस है वो लगेगा हाँ ये सही तो है, इसी तरीके से अकाउंटिंग होती है। लेकिन अगर डीप डाउन देखोगे तो उन्होंने विंडो ड्रेसिंग करी होती है, उन्होंने एंट्री को घुमाया होता है इस तरीके से जिससे कि उनका फ्रॉड सामने ना नज़र आए। अर्निंग मैनेजमेंट, अर्निंग मैनेजमेंट आप इस तरह से करते हैं कि भाई आप जो है गलत तरीके से मैनेजमेंट कंपनी का कर रहे हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस, आप इनसाइडर ट्रेडिंग आप करते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जब आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये शेयर के खरीदने बेचने से रिलेटेड एक चीज़ होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग भी एक गलत चीज़ है, ठीक है ना। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का बेसिकली क्या मतलब है, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। अब मुझे बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स पहले ही पता लग जाते हैं, मार्केट में आने से पहले फाइनेंशियल रिजल्ट पहले ही पता लग गए, ठीक है ना। अब एक कंपनी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये कोई तो बनाएगा, कोई तो डिपार्टमेंट बनाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाएगा। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो पहले ही पता होगा कंपनी को कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, ठीक है। अब उस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो क्या कर देते हैं, कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग कर देते हैं। या खुद नहीं करते क्योंकि उनका तो ब्लॉक किया होता है, तो वो अपने रिश्तेदारों को बोल देंगे, अपने दोस्तों को बोल देंगे कि आप इस कंपनी के शेयर खरीद लो, इस बार इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। और उससे क्या होगा, जब मार्केट में एक बार न्यूज़ आ जाएगी कि इस कंपनी को प्रॉफिट हो रखा है, तो फिर शेयर के दाम बढ़ेंगे और फिर ये बढ़े हुए दाम पर अपने शेयर्स को क्या कर देंगे, बेच देंगे। इसे हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये भी एक तरीके से क्या है, ये एथिकल बिहेवियर नहीं है। आप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का फ्रॉड ही माना जाता है। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन, ठीक है, एफर्मेटिव एक्शन, वर्क प्लेस सर्विलियंस। वर्क प्लेस सर्विलियंस का क्या मतलब है, जैसे आप अपने एम्प्लॉय के ऊपर इतनी नज़र रख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा रख रखे हैं, फिर सुबह भी आप परफॉर्मेंस के बारे में पूछते हैं, शाम को भी आप परफॉर्मेंस के बारे में पूछते हैं। तो उससे क्या होता है, भाई ह्यूमन है वो ठीक से काम करेगा अपना, आप उसको बार बार पोक करेंगे तो किस तरह से काम करेगा फिर, ठीक है। तो ये भी एक बिजनेस एथिक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए आपका। विशल ब्लोइंग, विशल ब्लोइंग, अब विशल ब्लोइंग यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, विशल ब्लोइंग का मतलब क्या होता है, विशल ब्लोइंग का मतलब होता है कि अगर कंपनी में कुछ फ्रॉड वगैरह हो रहा है तो ऐसा सिस्टम कंपनी में होना चाहिए कि जो मान लो पियोन लेवल का भी बंदा है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, इन लोगों को काफ़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता होती है। भाई अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जहाँ पे मीटिंग हो रही है उसके बाहर पियोन वगैरह बैठे होते हैं, तो इनको कई बार सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता हो जाती है। इनको पता हो जाता है कि अच्छा इस बार ये फ्रॉड हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है इनके पास अच्छी खासी। तो अब एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कंपनी के अंदर कि ये लोग सीनियर मैनेजमेंट को जा के बता सकें कि भाई इस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, कमेटी को जाकर के बता सके इस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इस पियोन के ऊपर किसी भी तरह का कोई थ्रेट ना आए, तो इसको हम कहते हैं विशल ब्लोइंग, ठीक है। विशल ब्लोइंग मतलब सीटी बजा देना, यानी कि अगर कोई थ्रेट वगैरह कंपनी में है, फ्रॉड वगैरह की कोई शिकायत है तो उसको ये लोग बता सकें, ठीक है। कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या बनानी चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए। पॉस्ट कमेटी कहते हैं आजकल कंपनीज़ में। ये होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, नॉट ओनली द फीमेल एम्प्लॉयज़, अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसी कंपनी में पोस्ट कमेटी बनानी पड़ती है, ठीक है। तो इससे अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मिसकंडक्ट हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ये लोग क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट को ईजिली रेज कर सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में आप क्या कर देते हैं, प्राइस फिक्सिंग कर देते हैं। प्राइस फिक्सिंग करना भी भाई एक एथिकल बिजनेस की निशानी नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं, आपका भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं। ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग का क्या मतलब होता है, ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है इको फ्रेंडली के नाम पे आप कुछ भी बेचे जा रहे हैं, ठीक है। आपने मान लो कोई नोटबुक बनाई, उसके बाहर आपने लिख दिया इको फ्रेंडली। अब भाई नोटबुक कैसे इको फ्रेंडली हो सकते हैं, आपने तो पेड़ काटे इतने, वो इको फ्रेंडली कैसे। लेकिन इको फ्रेंडली के नाम पे हम क्या करते हैं, कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यूजिंग द एडिक्टिव मैसेजेस, एडिक्टिव मैसेजेस कि भाई आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट में आप एडिक्टिव मैसेजेस लगा रहे हैं कि भाई इससे, जैसे हॉर्लिक्स वाला है तो वो कह रहे हैं भाई बच्चों की हाइट बढ़ेगी, और उनके खुद की कंट्री में यूएसए में वो बैन हो रखा है। तो ऐसे किस तरह की मार्केटिंग आप कर रहे हैं, तो ये सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है।
अब डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग बेसिकली हमें इसको समझना है, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड एंश्योर दैट टाइमली एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर इज मेड रिगार्डिंग ऑल द मटेरियल। अब इस आंसर को कैसे फ्रेम करना है आपको, सबसे पहले आपने लिख दिया कि हाँ ये स्टेटमेंट एकदम सही है, दूसरे में आपने लिख दिया एथिक्स क्या होते हैं, फिर आपने लिख दिया बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। अब आपको यहाँ पे डिस्क्लोजर्स के बारे में बता देना है। अगेन मैं बता रहा हूँ डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है। डिस्क्लोजर का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को बताना। किसको बताना? जो हमारे वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि गुड कॉर्पोरेट, एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड इंश्योर दैट द टाइमली, समय पर और एक्यूरेट डिस्क्लोजर इज मेड रिगार्डिंग ऑल मटेरियल मैटर्स, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनके रिगार्डिंग टाइमली और एक्यूरेट डिस्क्लोजर हो ऑफ द कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल सिचुएशन, यानी कि वही जो आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग। इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड क्लियर, टाइमली एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, कि आप सही इन्फॉर्मेशन दें, समय पर इन्फॉर्मेशन दें, भरोसेमंद इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है। दैट इज़ एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड। एडिक्वेटली का मतलब क्या है कि कई बार हम इन्फॉर्मेशन तो देते हैं लेकिन आधी अधूरी जानकारी देते हैं, तो एडिक्वेट यानी कि पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। एंड टू टेक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स, और जो भी इन्फॉर्मेशन है ये सभी स्टेक होल्डर्स को इक्वली अवेलेबल हो। तो ये आपने पहले तो लिख देना है डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग कि जब भी डिस्क्लोजर हम करते हैं इन्फॉर्मेशन का, वो क्लियर होना चाहिए, वो टाइमली होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए, वो एडिक्वेट होना चाहिए, वो सभी स्टेक होल्डर्स को एक ही बारे में एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि स्टेक होल्डर का एक्सेस एक ही बारी में हो जाए। उसके बाद यहाँ पे अब देखो डिस्क्लोजर की जो रिक्वायरमेंट आती है वो अलग अलग कानूनों के अंदर आती है। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है लॉ की, ठीक है। कंपनीज एक्ट में कुछ रूल्स बने हैं, उन रूल्स के अंदर भी कुछ रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा जो सेबी के कुछ रेगुलेशंस हैं, सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट है। सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशंस ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011 के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट है। सेबी एलओडीआर के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कंपनीज, अब आपको इसमें से रैंडमली कुछ भी 10-12 पॉइंट्स अपने याद कर लेने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जैसे कंपनीज एक्ट में मैं आपको बता देता हूँ, कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 134 सब सेक्शन नंबर 3 है जो कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग बात करता है। ये क्या कहता है? 134 सब सेक्शन नंबर 3 प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अटैच्ड अ स्टेटमेंट लेड बिफोर अ कंपनी इन द जनरल मीटिंग, अ रिपोर्ट बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच शैल इंक्लूड। तो बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि भाई ये कंपनी है, कंपनी के सामने ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये सारे शेयर होल्डर्स हैं, और फिर मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डर्स की एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसको हम कहते हैं एजीएम, साल में एक बार होती है, और सितंबर महीने के अंत तक ये वाली मीटिंग आपकी हो जानी चाहिए। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी तो 5 महीने के अंदर ही हो जानी चाहिए। अब ये जो मीटिंग होती है, इस मीटिंग में कंपनी अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करती है इन शेयर होल्डर्स के सामने, ठीक है। इसी को हम नाम दे देते हैं अपना एनुअल रिपोर्ट, और इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस भी लिखी होती है जिसे हम कहते हैं बोर्ड रिपोर्ट। तो यहाँ पे देखो क्या कहता है, 134 सबसेक्शन नंबर 3 प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अटैच्ड ए स्टेटमेंट लेड बिफोर द कंपनी इन द जनरल मीटिंग, अ रिपोर्ट बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को देंगे। उस रिपोर्ट में क्या क्या बातें होंगी, मतलब एक बुकलेट टाइप की होगी, एक बुक होगी, ठीक है। उस बुक के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अब वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, वो इन्फॉर्मेशन देख लो। इन्फॉर्मेशन आपकी कुछ इस तरह की होगी। आपको एनुअल रिटर्न होगी उस रिपोर्ट में, ठीक है। एनुअल रिटर्न में क्या होगा भाई, एनुअल रिटर्न में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एनुअल रिटर्न में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरे साल में कितनी मीटिंग भी है, ठीक है, कितने डायरेक्टर्स ने कितनी मीटिंग को अटेंड किया, वो सारा कुछ होगा। अगर कोई कंपनी में फ्रॉड हुआ है, कंपनी में कुछ फ्रॉड हुआ है, तो वो भी हमें बताना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। डिक्लेरेशन गिवन बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने जो डिक्लेरेशन दी है, क्या डिक्लेरेशन दी होती है, क्या घोषणा की होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम कंपनी में इंडिपेंडेंट हैं। कंपनी में इंडिपेंडेंट कैसे हैं कि हमने कंपनी में कोई शेयर से नहीं खरीदे हुए हैं, हम कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं, हमें कंपनी की तरफ से कोई एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन नहीं मिला हुआ है, और हमने कंपनी को कोई लोन नहीं दे रखा, कंपनी ने हमें कोई लोन नहीं दे रखा, हमारा कोई रिश्तेदार कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है, हमारे रिश्तेदार ने कंपनी में इतने से ज़्यादा शेयर से नहीं खरीदे हुए। तो ये एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है अंडर सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन नंबर 6। तो ये डिक्लेरेशन भी आपको शेयर होल्डर्स को बतानी पड़ती है कि हाँ, हमारी कंपनी में जितने भी 4-5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन नंबर 6 दी हुई है। सेक्शन नंबर 186 के तहत आपको शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है कि कंपनी के ऊपर कितना लोन है, कंपनी ने कितनी की गारंटी दे रखी है, कंपनी ने कितने का निवेश कर रखा है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है।
पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द अरेंजमेंट विद द रिलेटेड पार्टी, तो बेसिकली इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में भी आपको शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के बारे में भी आपको शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है। आरपीटी से हम शॉर्ट में कहते हैं, पॉपुलर नाम होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आरपीटी। आरपीटी के बारे में भी आपको शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है। द अमाउंट इफ एनी विच इज़ रिकमेंडेड, तो डिविडेंड के बारे में आपको बताना पड़ता है। तो दो तरह के डिविडेंड होते हैं, एक होता है फाइनल डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। तो कौन सा डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया है, रिकमेंड किया है। रिकमेंड वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिक्लेयर तो ये जनरल मीटिंग में करेंगे शेयर होल्डर्स, तो इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली लिख देना कि एनुअल रिटर्न के बारे में बताना पड़ता है, मीटिंग्स के बारे में बताना पड़ता है, फ्रॉड के बारे में बताना पड़ता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में बताना पड़ता है, लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है वो बताना पड़ता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में बताना पड़ता है, डिविडेंड के बारे में बताना पड़ता है। ठीक है, रिजर्व में आप कितना अमाउंट रखेंगे वो आपको बताना पड़ता है कि मान लो आपको भाई से फॉर एग्जाम्पल 2000 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें से आप कितना रिजर्व में रखना चाहते हैं और कितने को आप डिविडेंड के तौर पर बांटना चाह रहे हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। क्या आप रिजर्व में कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, तो ये आपको बताना पड़ता है। तो ये तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आ गई कंपनीज एक्ट 2013 में। इन द सेम वे कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ रूल्स बने हुए हैं, उन रूल्स के अंदर भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। द डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशन मेड और एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ड्यूरिंग द ईयर अलॉन्ग विद द स्टेटस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो मान लो कि भाई हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी के खिलाफ कोई आईबीसी में चला गया। आईबीसी का क्या मतलब होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो ये किस तरह से काम करता है, जैसे मान लो भाई ये हमारी कंपनी है, ठीक है। अब कंपनी ने क्या करना था, कंपनी ने एचडीएफसी बैंक को लोन का अमाउंट वापस करना था। लोन का अमाउंट कितना था, से फॉर एग्जांपल लोन का अमाउंट था 200 करोड़ रुपए, ठीक है। अब कंपनी ड्यू डेट में लोन के अमाउंट को वापस नहीं कर पाए, तो एचडीएफसी बीइंग ए क्रेडिटर, इसके पास ये अधिकार होता है कि इस कंपनी को ये आईबीसी में घसीट पाए, ठीक है ना। तो आईबीसी में केस चला गया। आईबीसी में केस कैसे, आईबीसी तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 ये तो कानून का नाम है। आईबीसी में केस किसके पास जाता है, एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, इसके पास केस चला जाता है। तो ये भी आपको शेयर होल्डर को जानकारी देनी पड़ती है कि भैया हमारा कोई केस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में तो नहीं जा रखा इस साल, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है, तो इसको याद रखना। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में कोई केस तो नहीं चल रहा हमारे खिलाफ, तो ये भी आपको बताना पड़ता है। A statement that a company has complied with the provisions relating to the constitution of the internal complaint committee under the sexual harassment of the women at workplace, इसी को हम शॉर्ट में कह देते हैं पॉश। तो इसको मैं पूरा शॉर्ट में लिख देता हूँ कि आपने क्या पॉश की कमेटी जो होती है वो बनाई है या नहीं बनाई है, ठीक है। POSH पॉश कमेटी, इसको हम इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भी कहते हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो बेसिकली क्या होता है, अगर किसी वुमेन के साथ वर्क प्लेस में सेक्सुअल मिसकंडक्ट हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है, तो वो इस कमेटी में अपनी कंप्लेंट रेज कर सकती है, ठीक है। तो पॉश कमेटी आपने कंपनी में बनाई है नहीं बनाई है, ये भी आपको शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है। द डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अभी अगर आपको बताओ न्यूज़ में ये वाली कमेटी बहुत चर्चा पर है, क्योंकि आपको बताओ जो ये बीजेपी का जो MP है बृजभूषण शरण सिंह, और जो ये जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, रेसलर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके अरेस्ट के रिगार्डिंग, तो अब यहाँ पे ये बात भी निकल करके आ रही है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं थी, ठीक है। ऑल्दो ये कमेटी होनी चाहिए, लॉ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो कमेटी नहीं थी। तो ये जस्ट मैंने एक इंटरलिंकेजेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया। उसके बाद कहते हैं डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होते हैं क्या वो आपकी कंपनी में है या नहीं है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऐसे मेजर्स होते हैं जिससे कि आप फ्रॉड वगैरह को ईजिली डिटेक्ट कर पाते हैं। द डिटेल्स रिलेटिंग टू द डिपॉजिट्स, अगर कंपनी ने कोई डिपॉजिट ले रखे हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो बेसिकली डिपॉजिट का क्या मतलब होता है, ये कंपनी है, कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी बैंक से लोन ले सकती है, कंपनी शेयर्स इशू करके पब्लिक से फाइनेंस रेज कर सकती है, कंपनी डिवेंचर्स इशू कर सकती है। इन द सेम वे जैसे आप बैंक में FD वगैरह करवाते हैं, इन द सेम वे आप कंपनी में भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और बदले में कंपनी आपको क्या देगी, डिपॉजिट सर्टिफिकेट देगी और आप एक डिपॉजिट होल्डर बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर कंपनी ने कोई डिपॉजिट ले रखा है तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है शेयर होल्डर को। द नेम ऑफ कंपनीज विच हैव बिकम, अच्छा इस पूरे साल में कौन कौन सी आपकी होल्डिंग कंपनी थी, सब्सिडी कंपनी थी, जॉइंट वेंचर कंपनी थी, ये भी जानकारी आपको देनी पड़ती है, ठीक है।
इसी प्रकार से कुछ और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपके पास आ जाती हैं सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 के अंदर। तो इतना आपको कुछ लिखने की अब ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। LODR का आप थोड़ा याद रख लो। LODR में आपको क्या बताना पड़ता है? LODR में आपको बताना पड़ता है द लिस्टेड एंटिटी। अच्छा, LODR किसके ऊपर लगता है? लिस्टेड एंटिटी, लिस्टेड कंपनी के ऊपर। लिस्टेड कंपनी का मतलब जिनके शेयर्स, जिनके इक्विटी शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो लिस्टेड एंटिटी शेल गिव प्रायर इंटीमेशन to the stock exchange about the meeting of the board of director in which the following proposal is due to be considered। तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये कंपनी है, कंपनी के सामने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। अगर मीटिंग आप इन मुद्दों के लिए कर रहे हैं तो इस मीटिंग के बारे में आपको एडवांस में बताना पड़ता है स्टॉक मार्केट में। जैसे मान लो आपकी मीटिंग जो है, मीटिंग आपकी है 10 तारीख को, ठीक है, तो आपको कम से कम 5-6 दिन पहले ये चीज़ बता देनी पड़ती है। तो 4 तारीख को आप स्टॉक मार्केट को बता देंगे कि साहब इन पर्पसेस के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी मीटिंग करने वाले हैं। तो कौन कौन से पर्पसेस हैं ये एक बार देख लो। फाइनेंशियल रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, बाईबैक के रिगार्डिंग। फाइनेंशियल रिजल्ट्स मैंने आपको बता दिया। बाईबैक मतलब जब कंपनी अपने ही शेयर्स खुद खरीद लेती है। वॉलंटरी डिलिस्टिंग, लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? स्टॉक मार्केट में आप लिस्टेड हैं, अगर आप डिलिस्ट करवाना चाहते हैं, अपनी लिस्टिंग नहीं रखना चाहते कंटिन्यू, तो वॉलंटरी डिलिस्टिंग इसके बारे में बताएंगे। फंड रेजिंग, आप भाई बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं, आप शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं, आप ऑफर फॉर सेल करना चाह रहे हैं, तो फंड रेजिंग के बारे में आपको बताना पड़ता है। डिविडेंड आप रिकमेंड करने वाले हैं तो उसके बारे में आपको बताना पड़ता है। द प्रपोजल ऑफ द, अच्छा डिक्लेरेशन मैंने आपको बताया था, डिक्लेरेशन तो कौन करता है? डिक्लेरेशन आपका शेयर होल्डर करते हैं, लेकिन जो इंटरिम डिविडेंड होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से डिक्लेयर कर देते थे। द प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द बोनस शेयर्स के बारे में। तो ये बेसिकली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। तो अगेन मैं समअप कर देता हूँ कि डिस्क्लोजर इज एन आस्पेक्ट ऑफ एथिक्स एज वेल एज लॉ। एक्सप्लेन योर व्यू पॉइंट ऑन द स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको एथिक्स बता देने हैं, बिजनेस एथिक्स के बारे में बता देने हैं, और फिर आपको डिस्क्लोजर्स के बारे में बता देना है। ये जनरल स्टेटमेंट आपको लिख देनी है कि हाँ जो डिस्क्लोजर्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, एडिक्वेट होने चाहिए, ठीक है। डिस्क्लोजर हम किसका करते हैं? फाइनेंशियल रिजल्ट का करते हैं, ओनरशिप वगैरह का करते हैं। डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट अलग अलग कानूनों के तहत आती है, जैसे कंपनीज एक्ट के तहत आ गई, कंपनीज एक्ट में बने हुए रूल्स के तहत आ गई, ठीक है, सेबी ICDR के तहत है, सेबी सब्सटेंशियल। तो ये अगर आप एक बार रीड कर ले तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख देंगे LODR के अंदर भी कुछ कंप्लाइंसेस करने की रिक्वायरमेंट है। सो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा एंड हो गया। थैंक यू सो मच।